प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भारत की प्रशासनिक नीतियां के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह के साथ संपन्न इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए। इसी समय उसने बंगाल के शिशु नवाब नजमुद्दौला से निजामत का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। दीवानी और निजामत प्रशासन का पुनर्गठन करने के लिए क्लाइव ने बंगाल में दोहरे शासन की स्थापना की, जिसकी पहले विवेचना की जा चुकी है। क्लाइव के बाद प्रशासन के पुनर्गठन का महत्वपूर्ण कार्य वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स की प्रशासनिक नीति। भारत में कंपनी के कर्मचारियों का लक्ष्य अधिकाधिक धन कमाकर इंग्लैंड लौट जाना होता था। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट भी प्राप्त थी और कुछ निश्चित कार्यों पर उन्हें कमीशन भी दिया जाता था। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को भेंट व उपहार भी मिलते रहते थे। इस प्रकार कंपनी को दीवानी का उचित प्रबंध करना था, तो दूसरी ओर अपने कर्मचारियों के निजी व्यापार एवं घूसखोरी पर प्रतिबंध लगाना था। अतः वॉरेन हेस्टिंग्स की प्रशासनिक नीति का उद्देश्य कंपनी को इन कार्यों के योग्य बनाना था, परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों का उल्लेख करने से पहले ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से पारित रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट का अध्ययन करना जरूरी होगा। नंबर 1 है रेगुलेटिंग एक्ट। इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंध संचालक समिति द्वारा किया जाता था। इन संचालकों का चुनाव कंपनी के उन हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था जिनके पास कम से कम 500 पाउंड के हिस्से होते थे। इंग्लैंड की संसद कंपनी के मामलों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करती थी। 1765 ईस्वी में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी के कर्मचारी भारत में धनी बनकर इंग्लैंड लौटने लगे तथा वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। अतः इंग्लैंड में ये आम भावना थी कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। वस्तुतः कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक थी। उसकी आर्थिक नींवें खोखली हो चुकी थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि यदि कंपनी के लिए जल्दी से जल्दी धन न जुटाया गया तो कंपनी के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो सकता था। कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के निम्नलिखित कारण थे। कंपनी ने भारत में लगातार युद्ध किए थे तथा इन युद्धों में अत्यधिक मात्रा में धन खर्च हुआ था, किंतु इन युद्धों के फलस्वरूप उसे कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। नंबर 2 है यद्यपि कंपनी ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार तो प्राप्त कर लिया था, किंतु इस दीवानी से कंपनी को जो राजस्व प्राप्त होना चाहिए था वह प्राप्त नहीं हो रहा था। नंबर 3 है कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में लगे हुए थे। इस निजी व्यापार के कारण वे कंपनी के व्यापार की उपेक्षा कर रहे थे, अतः कंपनी को व्यापार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। नंबर 4 है कंपनी के प्रोप्राइटर्स यानी हिस्सेदार वे ने कंपनी के लाभांश को बढ़ाना आरंभ कर दिया था। 1766 ईस्वी में यह लाभांश 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया था। 1767 में इसे 12.5% करना चाहा, किंतु संसद के हस्तक्षेप के कारण 10% ही रहा। 1772
ने इसे 12.5% कर दिया था। एक्ट के उद्देश्य। इस एक्ट के निम्न उद्देश्य बताए गए थे। नंबर 1 है कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण व अधिकार स्थापित करना। नंबर 2 है कंपनी की संचालक समिति के संगठन में कुछ परिवर्तन करना। नंबर 3 है कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे की राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना। धाराएं। इस एक्ट में संचालक समिति से संबंधित तथा प्रशासन से संबंधित मुख्य रूप से निम्नलिखित धाराएं रखी गई। नंबर 1 है कंपनी के संचालकों के चुनाव में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी होगा जिसके पास कंपनी के 1000 पाउंड के शेयर होंगे। इससे पहले मताधिकार उन व्यक्तियों के पास था जिनके पास कंपनी के 500 पाउंड के शेयर थे। नंबर 2 है संचालकों का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष का होगा और कुल सदस्यों का 1/4 भाग यानी 6 सदस्य प्रति वर्ष चुने जाएंगे। एक ही सदस्य के दोबारा चुने जाने के पूर्व 1 वर्ष का अवकाश आवश्यक होगा। नंबर 3 है जिन व्यक्तियों के पास 3, 7 व 10,000 पाउंड मूल्य के शेयर थे उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 मत देने का अधिकार दिया गया। नंबर 4 है भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल के लिए वारेन हेस्टिंग्स के नाम का उल्लेख किया गया तथा काउंसिल के 4 सदस्यों के लिए बॉरवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग व मॉनसन के नामों का उल्लेख किया गया। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया तथा यह भी कहा गया कि काउंसिल के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। नंबर 5 है बम्बई व मद्रास प्रांत के गवर्नर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इन दोनों गवर्नरों को अपनी विदेश नीति बंगाल काउंसिल के निर्देशन में कार्य करने को कहा गया, किंतु असाधारण स्थिति में ये दोनों स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकते थे तथा संचालक समिति से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते थे। नंबर 6 बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। बंगाल, बिहार व उड़ीसा की समस्त अंग्रेज प्रजा पूरी तरह से इस न्यायालय के अधीन होगी। मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर एलिंग इम्पे के नाम का उल्लेख किया गया। नंबर 7 है गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का निर्देश दिया गया, किंतु इन्हें लागू करने के पूर्व इनका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजीकरण एवं प्रकाशित किया जाना आवश्यक था। नंबर 8 है कंपनी के संचालकों व भारत में स्थित कंपनी के बीच जो भी पत्र व्यवहार होगा उसकी एक प्रति इंग्लैंड की सरकार के पास भेजी जाएगी। नंबर 9 है कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाला निजी व्यापार पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया तथा ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के दोष। इस एक्ट के अनेक दोष थे जिसमें आगे चलकर गृह सरकार तथा भारतीय प्रशासन में भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये दोष कुछ तो मौलिक थे और कुछ व्यावहारिक। मुख्य रूप से इस एक्ट की आलोचना निम्न दोषों के आधार पर की जाती है। नंबर 1 अधिक पूंजी वाले हिस्सेदारों को मतदान का अधिकार देने से लगभग 1246 हिस्सेदारों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। बड़े हिस्सेदारों को एक से अधिक मत का अधिकार देकर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया गया। नंबर 2 है कंपनी के मामलों पर संसद का नियंत्रण भी पर्याप्त नहीं था। कंपनी को अपने कार्यों की रिपोर्ट इंग्लैंड की सरकार को भेजनी पड़ती थी, किंतु इंग्लैंड में ऐसा कोई सरकारी प्रबंध नहीं था जिससे वे कि इन रिपोर्टों की जांच हो सके तथा कंपनी के कर्मचारियों की कार्रवाई पर नज़र रखी जा सके। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को भी पर्याप्त शक्ति नहीं दी गई, उसे काउंसिल के बहुमत को मानना पड़ता था। नंबर 4 है गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं दिया गया। असाधारण परिस्थितियों में वे बिना बंगाल
सरकार की स्वीकृति के भी कार्य करने में स्वतंत्र थे तथा संचालक से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते थे। इससे कालांतर में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 5 है सर्वोच्च न्यायालय व बंगाल काउंसिल में सर्वोच्च कौन था, इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई। फलतः दोनों में झगड़ा छिड़ गया। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी निश्चित नहीं किया गया, जिससे प्रांतीय न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हो गए। नंबर 6 है इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से कानून से न्याय किया जाएगा, मतलब भारतीय या अंग्रेजी वादी के अथवा प्रतिवादी के कानून से। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के अंग्रेज जज भारतीय कानूनों एवं रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे, अतः उन्होंने ब्रिटिश कानूनों के आधार पर न्याय किया, जिससे भारतीयों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। रेगुलेटिंग एक्ट के गुण। यद्यपि रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक दोष विद्यमान थे, तथापि यह सर्वथा गुण रहित भी नहीं था। इस एक्ट के गुणों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1 है यह प्रथम अवसर था जबकि भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों पर कंपनी के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर लिखित संविधान तैयार किया गया था। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि भविष्य में बनाए जाने वाले सभी संवैधानिक नियमों के लिए इस अधिनियम ने ढांचा तैयार कर दिया। नंबर 2 संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि करने से उन्हें अधिक सुरक्षा प्राप्त हो गई तथा अब वे अपनी नीतियों को ठीक ढंग से कार्यान्वित कर सकते थे। नंबर 3 है इस अधिनियम द्वारा कंपनी पर संसद के नियंत्रण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस अधिनियम की आधारशिला पर धीरे धीरे नियंत्रण कठोर किया गया और 1858 ईस्वी में तो कंपनी की सत्ता ही समाप्त कर दी गई। अतः इस अधिनियम के परिणाम बड़े दूरगामी व स्थायी सिद्ध हुए। नंबर 4 है आरंभ में यह कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी, किंतु अब वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करने लगी। कंपनी को प्रदत्त चार्टर व्यापार करने का अधिकार पत्र में ऐसे कार्यों को मान्यता नहीं दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा उसे मान्यता प्रदान कर दी गई। नंबर 5 इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार एक यूरोपीय सरकार ने यूरोप के बाहर प्राप्त भू क्षेत्र के शासन का दायित्व ग्रहण किया। वस्तुतः भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज द्वारा बिना सीधा दायित्व ग्रहण किए अच्छी सरकार स्थापित करने यह तो एक साहसिक कदम था। नंबर 6 कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, निजी व्यापार तथा उपहार स्वीकार करने पर लगाया प्रतिबंध भी कम महत्वपूर्ण बात नहीं थी। नंबर 7 इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीयकरण करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया। यद्यपि मद्रास व बम्बई की प्रेसिडेंसियों पर केंद्र का नियंत्रण अपर्याप्त था, फिर भी भारत में कंपनी की विभिन्न शाखाओं पर एक सर्वोच्च सत्ता अवश्य स्थापित कर दी गई थी। यद्यपि रेगुलेटिंग एक्ट गुण व दोषों से युक्त था, फिर भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें उसका निर्माण हुआ सर्वथा सराहनीय था। सप्रे ने ठीक ही लिखा है कि यह अधिनियम संसद द्वारा कंपनी के कार्यों में प्रथम हस्तक्षेप था, अतः उसकी नम्रतापूर्वक आलोचना की जानी चाहिए। यह एक्ट कंपनी की व्यवस्था को सुधारने का प्रथम प्रयास था और इस दृष्टि से कुछ दोष रह जाने स्वाभाविक थे। इस एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक लक्ष्य व अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया, अतः यह अधिनियम कंपनी के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने भारत की प्रशासनिक नीतियों के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट के गुण एवं दोषों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।